नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको तैयारी कर रहे हैं आप और आपको लगता है कि हूबहू वही क्वेश्चन फंस जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है कि बिहार के बीपीएससी के प्री के क्वेश्चन को लगा करके जाना। और वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे वो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछला 1992-93 का प्री का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इन दोनों प्रश्नों का जो बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था सन 1992-93 में, उसको करा दिए हैं। आज आपके सामने लाए 1994 का पेपर, इसका सलूशन के साथ हम आपको बताएंगे। और देखिए, जब बिहार के प्री में, बीपीएससी के प्री में जब क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं तो शिक्षक भर्ती में कहाँ क्यों नहीं करेंगे रिपीट ऐसा। तो आप ये मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। इन्हीं सब क्वेश्चनों से आपके पेपर को टफ बनाया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल के ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है सिंधु सभ्यता। ठीक है। अगला है, बोगस कोई का महत्व इसलिए है, बोगस कोई, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। सविता मतलब सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। इस मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। ठीक है, विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। संगम काल में उरैयूर सूती वस्त्र और कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो गुप्त। भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म का जो चरमोत्कर्ष था वो 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में थी। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया। देवगढ़ जैसे ललितपुर, भीतरगांव कानपुर, तिगवा मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। तो गुप्त काल में कहा जाता है वैष्णव धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खलीपुत्र गोशाल। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के जो आपके संस्थापक थे वो थे मक्खलीपुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके अनुयायी मतलब इस संप्रदाय के अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते। मक्खलीपुत्र गोशाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीवकों के लिए एक विहार बनवाया। विहार मतलब रहने के लिए बनवाया था। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया। महावीर से श्रावस्ती में वाद विवाद के बाद मक्खलीपुत्र गोशाल की मृत्यु हुई थी। अगला, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है।
इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, वह स्तंभ, असल में ज़्यादा हम समय इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम लोग लगा पाएंगे इस वीडियो में तो हमारे लिए ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही आने वाले समय में आपको कई सारे पेपर देखने को मिलेंगे और विश्वास करिएगा इन सभी प्रश्नों से आपको बीपीएससी के आगामी एग्जाम में जो शिक्षक भर्ती उसमें क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था भाब्रू स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? उसका नाम भाब्रू स्तंभ। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैल गया था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने। अगला, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा। चांदी और तांबा। तांबे का जीतल चलवाया, चांदी का टंका चलवाया। सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। 12 मासा की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाबित का आशय राज्य के कानून, लॉ ऑफ स्टेट से है। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार था, कंधार। अगला, दुअस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर। दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी की व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी 1575 में। ठीक। दुअस्पा में मनसबदारों को निर्धारित संख्या में घुड़सवार के साथ उतने ही कोतल मतलब अतिरिक्त घोड़े रखने होते थे, जबकि सिंह अस्पा में मनसबदारों को दुगने कोतल घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने किया। अकबर के शासनकाल में 24वें वर्ष लगभग 1580 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम था जब्ती था उसको प्रारंभ किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य क्या कारण था? तुलगुमा प्रथा। ठीक। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों का उपयोग का जिक्र किया है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं ली। अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में 1611-12 जो भी है अस्थायी फैक्ट्री भारत में पहली स्थापित हुई और 1613 में सूरत में अपनी स्थायी फैक्ट्री का स्थापना किया
इस समय भारत के सम्राट मुगल शासक जहांगीर थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में स्थापित किया। रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचार का विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना था। अवध का एका आंदोलन 1920 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध हुआ था, जो अवध के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत था। इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल थे। अगला, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद आंदोलन के तहत जमींदारों तथा तालुकेदारों के सामाजिक बहिष्कार किया गया। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया। आपको बता दें कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द किया। 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, और इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार दे दिया गया था। तो लॉर्ड रिटन ने लाया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। लिटन और रिपन, लिटन लाए, रिपन ने रद्द किया। अगला, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 की कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया था। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधारों हेतु व्यापक रणनीति तैयार की और कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों के व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान ये है तारकनाथ दास। वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। सैन फ्रांसिस्को में तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी, पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन ने उर्दू में सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका निकाली, और इस पत्रिका के बंद होने के बाद तारकनाथ दास जी ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक इंग्लिश मासिक पत्रिका अखबार का प्रकाशन किया। अगला, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, आपको बताएं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला था। उन्हीं के सद प्रयासों से कांग्रेस के दोनों दल नरम और गरम एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहमति के बिंदु ढूंढे जा सके। 1916 के लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अगला है 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में? इलाहाबाद में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। आयन ने किसके दिमाग की उपज थी? तो कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और आपको बता दें कि आज़ाद हिंद फौज की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सेना के अफसर मेजर फुजिहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह के सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना। पुनः रास बिहारी बोस के नेतृत्व में मार्च 1942 में टोक्यो के सम्मेलन में अप्रवासी भारतीय द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अगला, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल जी थे इंडियन अनरेस्ट के लेखक। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। अगला, द्वीपों के समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है एक उदाहरण। भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। फिर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विशाल लगभग 30 डिग्री का है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगला, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति जो है 17% जनसंख्या पूरे विश्व का है। अगला, तो बात करें जनसंख्या की तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है। ब्रह्मपुत्र भी नदी का स्रोत है, सतलज भी है, सिंधु भी है, सभी। अगला है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होता है। तो हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण 4,420 मीटर पर है। कश्मीर हिमालय में शुष्कता के कारण 6,000 मीटर पर है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4,500 से लेकर के 6,000 है। भारत की तट रेखा कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। ठीक। और अगर आपको बताएं सब मिला दीजिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सब मिलाएंगे, ऐसे तो 6,100 है, सब मिलाएंगे तो 7,516.6 किलोमीटर ये है। ये मुख्य भूमि का है और ये सब मिला करके है। नेक्स्ट, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर है? तो रांची जो है वो छोटा नागपुर के पठार पर है।
हजारीबाग का पठार। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करता है, एक रांची का पठार, एक हजारीबाग का पठार। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई लगभग 600 मीटर तक होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान। नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं सम्मिलित नहीं है। कपास भी नगदी फसल है, गन्ना, जूट। अगला क्वेश्चन, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? विकिरण के कारण होती है ऐसा। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा? तो अफ्रीका। पृथ्वी की सतह पर 71% क्षेत्र में जल है, 29% पर भूमि है। भू सतह को एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में विभाजित किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो ये तो जानकारी है कि विषुवतीय क्षेत्रों में मध्याह्न में लगभग सदैव बारिश होता ही है। ऐसा इसलिए होता है कि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण सदैव गर्म होता है तथा समुद्र के पास स्थित होने के कारण गर्मी में वाष्पन होता रहता है और बारिश होती रहती है। मोना लोआ क्या है? एक ज्वालामुखी है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप अमेरिका में है, याद रखिएगा। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कैसे मापी जाती? यूरेनियम से। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट भी है लेकिन वो अच्छा कोयला है, बहुत कठोर होता है और सर्वोत्तम होता है एंथ्रासाइट। इसमें अगर बात करें तो 90% से अधिक कार्बन होता है। अगला है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास चूना पत्थर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकते हैं। बाकी अवसादी शैल का उदाहरण देखिए, ये वे शैल है जिसकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर है, अक्रिस्टलीय है, शैल स्तरों में निक्षेपित होते हैं। ठीक। अगला, टीड मिलता है प्लासर निक्षेपों में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, न कि ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। संवैधानिक सभा बनी थी। तो संवैधानिक सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर में 1946 में हुआ था। संसद भवन के अध्यक्ष कक्ष में संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया। विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। 26 नवंबर 1949। अगला, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला, भारतीय नागरिक को के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। थोड़ा विस्तृत हो रहा है क्योंकि प्रश्न है, तो भाई प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना। तो जल्दी जल्दी आप हाई स्पीड में करके देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही आराम आराम से देखें, समय का अभाव है तो हाई स्पीड में करके देखिए पूरा। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में इसका उपबंध है। अगला, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा सभी, चाहे वो युद्ध का कारण हो, बाह्य आक्रमण हो, ये सभी तीनों कारण से राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कोई वित्तीय बिल कहाँ पर? केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। लोकसभा के स्पीकर कैसे बनते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा बनते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद? 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, पहले पे लोकसभा में मतलब उत्तर प्रदेश है। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40। ठीक, अगला, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। पंचायती राज विषय राज्य की सूची पर है। 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संविधान का 73वां संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अभी और भी प्रश्न है, कम से कम 150 प्रश्न है, तो हमें लगता है दूसरा पार्ट लाएं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है। उसमें हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।